नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अविवाहित योग की। दोस्तों, शादी कौन नहीं करना चाहता है। शादी के लायक उम्र होते ही लड़कियां अपने सपनों के राजकुमार के ताने बाने बुनने लग जाती हैं। उनके सपनों का राजकुमार सफ़ेद घोड़ी पर बैठकर आएगा और उसे ब्याह कर अपने राजमहल में ले जाएगा। कमोवेश ऐसे ही ख्वाब लड़के भी देखते हैं कि उनकी होने वाली दुल्हन किसी भी राजकुमारी से कम नहीं होगी। लेकिन क्या ये सब कुछ हकीकत में तब्दील हो पाता है? नहीं। बहुत सारी लड़कियां अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली, शान शक्ल से सुंदर, पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा होने के बावजूद उनका विवाह नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति कई बार लड़कों के साथ भी होती है। माँ बाप अपने बच्चों के विवाह के लिए अपनी जूतियाँ घिस देते हैं, फिर भी बच्चों का विवाह नहीं हो पाता है। आखिर कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके कारण लड़के या लड़की को आजीवन कुंवारा या कुंवारी रहना पड़ता है? तो आइए आज इस वीडियो में हम अविवाहित योगों की चर्चा करते हैं। मित्रों, कोई भी जातक या जाति का कुंवारा या कुंवारी तीन तरह से होता है। पहला, वो स्वयं ही विवाह नहीं करना चाहता। दूसरा, परिस्थितिवश विवाह नहीं हो पा रहा है। और तीसरा, परिस्थितियां सब कुछ अनुकूल हैं, फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। तो आइए हम इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विवाह नहीं होने का कारण क्या है। चलिए मैं आपको कुंडली की तरफ लेकर चलता हूँ। दोस्तों, ये कुंडली है और हम सबसे पहले अविवाहित योगों के बारे में सबसे पहले योग की चर्चा करते हैं। यहाँ नाम योग जातक में मैं लिख देता हूँ, अविवाहित योग। दोस्तों, इसमें सबसे पहला योग है कि अगर कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश नीच के हों। ये पहला घर लग्न कहलाता है, इसका लॉर्ड लग्नेश होगा। ये सातवां घर सप्तम घर कहलाता है, इसका लॉर्ड सप्तमेश होगा। मान लीजिएगा कि हम कुंडली वृषभ लग्न की लेते हैं, वैसे कोई भी लग्न हो सकता है। मैंने इस कुंडली को वृषभ लग्न का लिया, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब इस पहले योग के मुताबिक अगर लग्नेश और सप्तमेश दोनों ही नीच के हों तो जातक या जातिका को आजीवन कुंवारा रहना होगा। अब यहाँ जो लग्न है वो उसमें वृषभ राशि है, तो इसके लॉर्ड हुए शुक्र, यानी शुक्र नीच के होने चाहिए। और ये सप्तम घर में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के लॉर्ड हुए मंगल, तो मंगल भी नीच के होने चाहिए। अब देखिएगा कि मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं और जो शुक्र है वो कन्या राशि में नीच के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ तीसरे घर में मंगल हो जाए और पांचवें घर में शुक्र हो जाए, तो देखिएगा कैसे लग्नेश और सप्तमेश नीच के हुए। ये कुंडली वृषभ लग्न की है और इसमें लग्न में वृषभ लग्न है, यानी लग्नेश हुए शुक्र और शुक्र है कन्या राशि में पांचवें घर में स्थित है। इसका मतलब यहाँ लग्नेश नीच के हो गए। शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं और मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो यहाँ ये शर्त है कि कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश दोनों नीच के होने चाहिए। तो यहाँ लग्नेश कन्या राशि में होने से नीच के हो गए। अब बात करते हैं सप्तमेश की। सप्तमेश चूंकि यहाँ वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि के लॉर्ड मंगल हुए और मंगल यहाँ पर कर्क राशि में है तीसरे घर में, तो यहाँ मंगल नीच के हो गए। तो अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में ये स्थिति बनती है या ये योग बनता है कि उस कुंडली का लग्नेश और सप्तमेश, अगर लग्नेश और सप्तमेश नीच के हैं
तो किसी भी स्थिति में जातक या जातिका की शादी नहीं होगी। यहाँ देखिएगा लग्नेश नीच के हुए और यहाँ देखिएगा सप्तमेश भी नीच के हो गए। तो ये स्थिति जातक या जातिका को जीवन भर कुंवारा रखती है। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं दूसरे योग के बारे में। दूसरे योग के मुताबिक कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र और चंद्रमा की युति होनी चाहिए। मान लीजिएगा कि 7वें घर में शुक्र और चंद्रमा की युति बन रही है और इस शुक्र और चंद्रमा की युति पर मंगल और शनि की दृष्टि होनी चाहिए। अगर शुक्र और चंद्रमा की युति पर मंगल और शनि की दृष्टि होगी तो जातक या जातिका को आजीवन कुंवारा रहना होगा। अब इस शुक्र और चंद्रमा पर मंगल और शनि की दृष्टि कैसे हो सकती है? अगर मंगल चौथे घर में होंगे और शनि 10वें घर में होंगे तो शुक्र और चंद्रमा की युति पर इनकी पूरी दृष्टि होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं मंगल चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से देखते हैं और शनि तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा मंगल 1, 2, 3 और 4 चौथी दृष्टि से शुक्र और चंद्रमा की युति को देख रहे हैं। साथ ही साथ शनि को देखिएगा, शनि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वीं दृष्टि से शनि भी शुक्र और चंद्रमा की युति को देख रहे हैं। तो इस तरह से कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति पर मंगल और शनि की दृष्टि होने से जातक और जातिका को आजीवन कुंवारा रहना होगा। उसका विवाह किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता है। तो ये हुआ दूसरा योग। अब चर्चा करते हैं हम तीसरे योग के बारे में। इस तीसरे योग के मुताबिक जातक या जातिका की कुंडली के 7th हाउस में शुक्र के साथ में पापी ग्रह बैठ जाएं। पापी ग्रह कौन से हुए? शनि, मंगल और राहु। अगर शुक्र के साथ में शनि, मंगल और राहु की युति होगी 7th हाउस में तो जातक या जातिका का विवाह किसी भी अवस्था में नहीं होगा। उसे आजीवन कुंवारा रहना पड़ेगा या कुंवारी रहना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ 7th हाउस में शुक्र है। अगर इसके साथ में राहु, मंगल और शनि इनकी युति बन जाए, 7th हाउस में शुक्र के साथ में राहु, मंगल और शनि की युति बन जाए तो जातक और जातिका का विवाह किसी भी अवस्था में नहीं होगा। उसे जीवन भर कुंवारा या कुंवारी रहना होगा। ये हुआ तीसरा योग। अब चर्चा करते हैं चौथे योग के बारे में। ये रहा चौथा योग। इस चौथे योग के मुताबिक कुंडली मेष लग्न की हो और 7वें घर में 6ठे घर, 8वें घर और 12वें घर के लॉर्ड आ जाए। यानी मेष लग्न की कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड अगर बैठ जाएं, कहाँ पर? 7th हाउस में, तो जातक या जातिका का विवाह कभी नहीं होगा। उन्हें आजीवन कुंवारा या कुंवारी रहना होगा। कैसे देखिएगा, अगर यह मेष लग्न है तो 6th हाउस हुआ, उसमें कन्या राशि आएगी, 8th हाउस में निश्चित रूप से वृश्चिक राशि आएगी और 12th हाउस में निश्चित रूप से मीन राशि आएगी। अब 6ठे घर का मालिक, 8वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक, ये तीनों मालिक 7वें घर में आ जाए। 6th हाउस का लॉर्ड हुआ बुध, 8वें घर का मालिक हुआ मंगल और 12वें घर का मालिक हुआ गुरु। मीन राशि के लॉर्ड होते हैं गुरु। अगर 6ठे, 8वें और 12वें घर के मालिक 7वें घर में आ जाए और कुंडली मेष लग्न की हो तो इस कुंडली को धारण करने वाला जातक या जातिका जीवन भर कुंवारा रहेगा या कुंवारी रहेगी। एक बार से पुनः समझते हैं। मेष लग्न की कुंडली, उस कुंडली के 7वें घर में 6th, 8th और 12th हाउस के लॉर्ड बैठ जाएं, यानी 6th, 8th और 12th हाउस के लॉर्ड की युति 7th हाउस में हो जाए और मेष लग्न हो तो जातक जातिका आजीवन कुंवारे रहेंगे। ये हुआ चौथा योग। अब चर्चा करते हैं 5वें योग के बारे में। ये रहा 5वां योग। इस 5वें योग के मुताबिक जातक या जातिका की कुंडली के किसी भी भाव में, ये 12 भाव है, इन 12 हाउसेज में किसी भी हाउस में इन 5 ग्रहों की युति हो जाए। कौन से 5 ग्रह? सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि। अगर ये पांचों ग्रह एक साथ कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाएंगे तो जातक या जातिका को आजीवन कुंवारा रहना होगा। उनका विवाह नहीं हो सकता है।
कौन से 5 ग्रह हैं? मान लीजिएगा कि मैं आपको उदाहरण के हिसाब से समझा रहा हूँ कि वो 5 ग्रह 7वें घर में बैठे हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं है, इन 12 घरों में से किसी भी जगह बैठ सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि। 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों ग्रह अगर कुंडली के किसी भी भाव में बैठे होंगे, लड़के या लड़की की कुंडली में, तो उनका विवाह किसी भी स्थिति में नहीं होगा, किसी भी अवस्था में विवाह नहीं होगा, उन्हें आजीवन कुंवारा रहना होगा। तो दोस्तों, ये था 5वां योग। अब हम चर्चा करते हैं 6ठे योग के बारे में। ये रहा 6ठा योग। इस 6ठे योग के मुताबिक ये जो स्थिति है वो लड़के के लिए लागू हो रही है, यानी जातक के लिए लागू हो रही है, जातिका के लिए नहीं। यानी अगर लड़के की कुंडली में दूसरे घर में राहु स्थित हो और 7वें घर में मंगल स्थित हो, अगर कुंडली में ये स्थिति बनती है, किसी भी लड़के की कुंडली में दूसरे घर में राहु और 7वें घर में अगर मंगल है, तो उस लड़के का विवाह जरूर होगा, लेकिन विवाह के तीसरे दिन बाद ही उसकी पत्नी का सर्प के काटने से निधन हो जाएगा। सर्प के काटने से उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी और उन्हें वैवाहिक सुख नसीब नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था 6ठा योग। अब हम चर्चा करते हैं 7वें योग के बारे में, जिसकी वजह से जातक या जातिका को अविवाहित रहना पड़ता। ये रहा 7वां योग। 7वें योग के मुताबिक जातक की कुंडली के 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कहीं पर भी, या तो 6ठे घर में या फिर 8वें घर में या फिर 12वें घर में चंद्रमा और गुरु की युति हो और उनमें से कोई एक ग्रह नीच का, तो जातक या जातिका का विवाह नहीं होगा, उन्हें जीवन भर कुंवारा रहना होगा। अब देखिएगा, मान लीजिएगा कि हम कुंडली लेते हैं मेष लगन की, तो ये 6ठा घर हुआ, ये 8वां घर हुआ और ये 12वां घर हुआ। अब इन 6ठे, 8वें या 12वें घर में चंद्रमा और गुरु की युति होनी चाहिए और साथ ही साथ इनमें से कोई एक ग्रह, या तो चंद्रमा या फिर गुरु, नीच के होने चाहिए। अब देखिएगा कि जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं और गुरु है वो मकर राशि में नीच के होते हैं। तो यहाँ मेष लग्न में कौन सी स्थिति बनती है? मान लीजिएगा कि हम यहाँ 6ठे घर में चंद्रमा और गुरु को स्थित करते हैं, तो न तो यहाँ चंद्रमा नीच के हुए और न ही गुरु नीच के हुए, तो ये स्थिति अविवाहित योग का कारण नहीं बनेगी। अब हम चर्चा करते हैं 8वें घर में। अगर 6ठे घर में स्थिति नहीं बनी तो 8वें घर में बनती है। 8वें घर में चंद्रमा और गुरु को स्थापित करते हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा वृश्चिक के होने की वजह से चंद्रमा नीच के हो गए। यानी जो स्थिति अविवाहित योग की थी कि 6ठे, 8वें और 12वें घर में अगर चंद्रमा और गुरु की युति हो और उनमें से कोई एक ग्रह नीच का हो, तो जातक जातिका को आजीवन कुंवारा रहना होगा। तो ये स्थिति यह फलीभूत हो रही है कि अगर मेष लगन की कुंडली है और 8वें घर के अंदर वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के बनते हैं, तो जातक जातिका को आजीवन कुंवारा रहना होगा। इसका मतलब हमें 12th हाउस में चंद्रमा और गुरु की युति देखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर मेष लगन के बजाय कोई दूसरा लग्न है और वहां गुरु नीच के हो रहे हैं, गुरु मकर राशि में नीच के होंगे, तो भी जातक जातिका को आजीवन कुंवारा रहना होगा। यहाँ हमने चर्चा की थी एक मेष लग्न का उदाहरण लेकर के, जिसमें 6ठे, 8वें, 12वें घर के अंदर चंद्रमा और गुरु की युति होने पर कोई एक ग्रह नीच का होगा तो विवाह नहीं होगा। और यहाँ स्थिति 8वें घर में बन रही है, चंद्रमा वृश्चिक में होने की वजह से नीच के हैं। तो दोस्तों, ये था 7वां योग। अब हम चर्चा करते हैं 8वें योग के बारे में। दोस्तों, ये रहा 8वां योग। 8वें योग के मुताबिक कुंडली मिथुन लगन की होनी चाहिए। अगर कुंडली मिथुन लगन की है और 7th हाउस में शनि और मंगल की युति बन रही है, अगर यहाँ मिथुन लगन की कुंडली है तो 7th हाउस में क्या राशि आएगी? 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 धनु राशि आएगी। इस 7th हाउस में धनु राशि में शनि और मंगल होने चाहिए, शनि और मंगल। साथ ही साथ 7th हाउस के जो लॉर्ड है यानी सप्तमें से वो 12th हाउस में होने चाहिए। यानी ये 7th हाउस के जो लॉर्ड है वो हुए गुरु, क्योंकि धनु राशि के मालिक हैं वो गुरु होते हैं, वो होने चाहिए 12th हाउस में। यहाँ पर होने चाहिए गुरु। अब देखिएगा, यहाँ धनु राशि है तो 9, 10, 11, 12, 1 और 2,
यानी वृषभ राशि में गुरु होंगे। मिथुन लग्न की कुंडली होनी चाहिए। 7th हाउस में शनि और मंगल की युति होनी चाहिए और 7th हाउस का लॉर्ड यानी सप्तमेश 12th हाउस में होना चाहिए। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि शुक्र अस्त होना चाहिए। इस कुंडली में शुक्र अस्त होना चाहिए। शुक्र अस्त कैसे होते हैं? जितने डिग्री के सूर्य हैं कुंडली में, उसी अंश के अगर शुक्र होंगे तो वो कुंडली में शुक्र अस्त कहलाएगा। तो क्या कंडीशन बनी? मिथुन लग्न हो, 7वें घर में शनि और मंगल की युति हो और 7th घर का लॉर्ड सप्तमेश 12th हाउस में बैठे हों और साथ ही साथ कुंडली में शुक्र अस्त हो, तो उस जातक या जातिका का विवाह किसी भी अवस्था में नहीं होगा, उन्हें आजीवन कुंवारा रहना होगा। तो दोस्तों, ये था 8वां योग। अब हम चर्चा करते हैं 9वें योग के बारे में। तो दोस्तों, ये रहा 9वां योग। 9वें योग के मुताबिक कुंडली के दूसरे घर में राहु होने चाहिए। 2nd हाउस में राहु, 7th हाउस में मंगल हो और 6ठे, 8वें या 12वें घर में शुक्र हो। शुक्र कहाँ बैठे होने चाहिए? या तो 6th हाउस में या फिर 8th हाउस में। ये 6ठा घर है, ये 8वां घर है और ये 12वां घर है। अगर कुंडली किसी भी लग्न की हो, 2nd हाउस में राहु है, 7th हाउस में मंगल है और 6ठे, 8वें या 12वें घर में शुक्र है। मान लीजिएगा कि शुक्र 6ठे घर में है या फिर 6ठे घर में नहीं होकर के 8वें घर में शुक्र है या फिर 8वें घर में नहीं होकर के 12वें घर में 12th हाउस में शुक्र है। तो ये स्थिति अगर कुंडली में बनती है तो जातक का विवाह के फेरों के समय ही, पाणी ग्रहण के समय ही मृत्यु हो जाएगी। यानी उसके विवाह के पूरे फेरे भी संभव नहीं होंगे, पूरा पाणी ग्रहण संस्कार भी संभव नहीं होगा। उस जातक का, ये स्पेशली जातक के मामले में लागू होता है, लेकिन अगर जातिका की कुंडली में है तो ये उस पर भी फलीभूत होता है। यानी ऐसी अवस्था अगर कुंडली में बनती है तो जातक या जातिका का विवाह के दौरान ही मृत्यु हो जाएगी, फेरों में ही मृत्यु हो जाएगी। उन्हें समझ लीजिएगा, लग्न कोई भी हो, 2nd हाउस में राहु होना चाहिए, 7th हाउस में मंगल होने चाहिए और 6ठे, 8वें या 12वें घर में शुक्र होने चाहिए। अगर ये स्थिति बनती है तो जातक या जातिका का विवाह के दौरान ही मृत्यु हो जाएगी, उसे वैवाहिक सुख नहीं नसीब होगा। तो ये था 9वां योग। अब हम चर्चा करते हैं 10वें योग के बारे में। दोस्तों, ये रहा 10वां और आखिरी योग। इस योग के मुताबिक किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में सूर्य उच्च के होने चाहिए। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। हमने लग्न में या मेष राशि दिखा देते हैं और यहाँ सूर्य को विराजमान कर देते हैं। अगर कुंडली में स्थिति है कि सूर्य उच्च के हैं, मंगल नीच के होने चाहिए। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, 1, 2, 3, 4 या मंगल विराजमान है। और तीसरी कंडीशन के हिसाब से शनि उच्च के होने चाहिए। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। यहाँ 4 है तो यहाँ 4, 5, 6 और 7, यहाँ 7 और यहाँ शनि विराजमान है। अगर ये स्थिति बनती है कुंडली में सूर्य उच्च के, मंगल नीच के और शनि उच्च के, तो जातक और जातिका का विवाह तो जरूर होगा, लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद ही उन दोनों के मन में शक पैदा हो जाएगा। जातक को ये लगेगा कि जातिका का विवाह से पूर्व किसी के साथ दैहिक संबंध था और ऐसा कैसा जातिका को भी लगेगा, यानी लड़की को भी लगेगा कि लड़के का विवाह से पूर्व किसी और के साथ में संबंध था, और ये शक दोनों के मन में जहर घोलेगा, जिसकी वजह से जो विवाह हुआ है वो कुछ ही दिनों बाद तलाक के रूप में तब्दील हो जाएगा और विवाह विच्छेद हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये 10 योग हैं जो जातक या जातिका की कुंडली में अगर बनते हैं तो या तो उन्हें अविवाहित रहना होगा, या अगर किसी कारण से विवाह हो भी गया है तो वैवाहिक सुख नसीब नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में अगर ये योग देखने को मिलते हैं तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, क्योंकि इन योगों की बदौलत जातक या जातिका को जीवन भर कुंवारा रहना पड़ता है। अब इनका उपाय क्या है? कौन से ऐसे उपाय हैं, ज्योतिषीय उपाय, जिनके आधार पर उनके विवाह की कुछ स्थितियां बन सकती हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।